हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल एजुकेशन से। ठीक है, ये इसका जो पहला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो भी डल चुका है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पूरा समराइज किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं आपको आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रही हूँ, और इस बार मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैंने वो भी लिखे हुए हैं, आप उनको नोट भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो प्रीमियर है, यदि इसमें आपको कुछ भी और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ उसमें रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कुछ आंसर्स को भी ब्रीफ किया है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रीमियर आपका कितनी देर तक चलता है। तो चलिए, आप मेरे साथ सबसे पहले तो ये कि यदि आपने नोटबुक वगैरह आप लोग लेके बैठ जाया करिए, तो कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, साथ में देखते देखते नोट करेंगे तो शायद नोट भी हो जाएंगे, है ना। बात के लिए छोड़ेंगे तो शायद है कि बहुत सारी चीज़ें छूटे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही। ये पूरा जो सिलेबस था अपन का, उसमें भी अपन ने देखा था कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अब तो ऐसा तो और टाइम आपको मिल गया है, अपन सबको बहुत सारा टाइम मिल गया है कि 10 तारीख से ही एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो डेट भी बढ़ गई है, तो और टाइम है कि अपन बहुत सारी तैयारी भी कर सकते हैं। ये आपका कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में लिख रही हूँ कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन या उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीके से मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जिसमें कि जो लर्नर्स होते हैं कि जो एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, उस चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि एनवायरमेंटल यदि हमें एजुकेशन पढ़ना है तो हमें एनवायरनमेंट को जानना पड़ेगा। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को जानना पड़ेगा कि कैसे, कि उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, सारी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। और किस 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 मतलब वेज में किस किस चीज़ का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम कैसे एनवायरनमेंट का एजुकेशन मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसकी लर्निंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एनवायरनमेंट को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो इसमें बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो इसको आप नोट भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जब कोई भी टॉपिक लेते हैं ना तो उसके हमें ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य भी पता होना चाहिए। जब तक उद्देश्य जो होता है, जो हमें पता नहीं होगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या थीम है, मतलब पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो आगे का जो कंसेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का थीम क्या है। क्योंकि थीम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या थीम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यदि अपन की क्लासेस वगैरह लगती तो शायद है कि अपन क्या टीचर्स अपन को थीम प्रोजेक्ट देते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का, क्योंकि बहुत सारे थीम प्रोजेक्ट हैं, है ना। क्योंकि वो प्रैक्टिकम में यदि देखा जाए तो बहुत सारे हैं। कुछ प्रैक्टिकम भी आपसे मैं डिस्कस करूंगी। शायद मेरे हिसाब से कुछ जो प्रैक्टिकम थे यदि होते तो शायद होते। तो ठीक है, डिस्कशन करने में कुछ नहीं जाता है, अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए कि पहला ऑब्जेक्टिव है आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोसिस्टम। सेकेंड है आपका कि एनवायरमेंटल का एजुकेशन क्या है। ठीक है, एनवायरमेंटल पढ़ रहे हैं तो उसका एजुकेशन क्या है। आइडेंटिफाई कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ इकोसिस्टम, की जो इकोसिस्टम है, ठीक है, कि इकोसिस्टम का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, वो किस प्रकार से उसकी शाखा कहलाई जाती है। ठीक है, फिर है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोसिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इकोसिस्टम तो इस पार्ट में हम थोड़ा सा आपको कुछ एक्सप्लेन जो हमारे पास है वो हम आपको बता देंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके आगे वाले जो आने वाला वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए एफोरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, वही जो सोशल स्टडीज़ की बुक में जो स्कूल लाइफ में जो अपन ने पढ़ा था लगभग वही होता है, लेकिन बस ये होती है कि काफ़ी चीज़ें अपग्रेडेड होती हैं। मतलब है कि कॉलेज लेवल की होती हैं। कॉलेज लेवल की कैसे, कि उसमें मतलब कि थीसिस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, प्रैक्टिकम होता है, डायग्राम होता है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक सारी चीज़ों को भी ऐड किया जाता है। तो जो इसमें सोशियो इकोनॉमिक का इसलिए कंसेप्ट रखा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कोई भी जो टॉपिक होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा उस लेवल में पहुँच जाता है। ठीक है, तो लेवल क्या है, मेंटेन करना पड़ता है। कॉलेज के अकॉर्डिंग लेवल अलग होता है, हम पढ़ते वही हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का कभी कंसेप्ट जो होता है वो नहीं बदलता है।
कंसेप्ट वही रहता है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन वाइज ही मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ मतलब वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये बहुत मेन है, मीनिंग तो आएगी ही आएगी। ठीक है, अब मीनिंग कंसेप्ट आ जाएगी या कोई भी चीज़ या किसी के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एनवायरमेंट का एजुकेशन के मीनिंग के लिए पहले आपको एनवायरमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग पता होगा। ठीक है, तो पहले तो एनवायरमेंट का, जैसे मैंने पिछले बार भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है, कौन कौन से वेरिएबल का इससे पार्टिसिपेशन रहता है ना, और किस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका पार्टिसिपेशन क्या है, और बहुत सारी चीज़ों का होता है। क्योंकि ये एक तरीके से पूरा जो आपका बायोस्फीयर रहता है ना, तो वो पूरा इंक्लूड रहता है। ठीक है ना, तो इसमें वाटर है, लैंड्स है, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारी, पूरा वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल तो इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है, अब एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए अपन आगे और पढ़ेंगे तो अपन को फूड चेन भी मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। ठीक है, वाटर साइकिल के साथ साथ कार्बन साइकिल भी मिलेगा, नाइट्रोजन साइकिल भी मिलेगा, ऑक्सीजन साइकिल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर साइकिल बस मिलेगा, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर में तो वो भी आता है, फूड चेन भी आता है। जैसे जब फूड चेन आता है, वाटर साइकिल आता है, तो ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, यदि आपके पास कहीं नोट्स मिलते हैं तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। वाटर साइकिल, फूड चेन, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। ठीक है, ये है, तो ये आपका मीनिंग है। ठीक है, तो मीनिंग को देख लीजिए, समझ लीजिए। काफ़ी कुछ चीज़ें यदि आपने अभी भी नहीं लिखी है तो लिख सकते हैं। कुछ छोटे मोटे आपके नोट्स जो हैं कम से कम रेडी हो जाएंगे। मार्केट जब तक खुलेगा तो आपको जो आपको परचेस करना वो आप कर सकते हैं, कॉलेज खुलेगा तो बुक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्कोप वाला क्वेश्चन है, जो सिलेबस अभी अपन ने रीड किया था एनवायरमेंटल एजुकेशन का, उसमें स्कोप दिया गया है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का स्कोप क्या हो सकते हैं। कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द डिसिप्लिन हैज़ अ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल स्कोप। ओके, कि इसका जो स्कोप होता है डिसिप्लिनरी है, यदि देखा जाए तो मल्टीपल भी होता है, मल्टी लेवल पे, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग तरीक़ों से भी होता है, और एक के साथ काफ़ी चीज़ों में के लिए इसका स्कोप है। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्टडी फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ द नेसेसरी, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन। मतलब जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि इसका जो स्कोप होता है ज़रूरी होता है कि ये केवल बच्चे पढ़ें, है ना। जैसे इसमें चिल्ड्रन बोला, मतलब यहाँ स्कूल स्टडी के लिए भी बताया, क्योंकि अपन स्कूल के बीएड कर रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए बस नहीं, ये आपके लिए भी उतना ही वैल्यूबल है, और आपके साथ 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 कोई जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी उतने ही वैल्यूबल है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स थे। जो पहला वाला पॉइंट था वो हमारी अवेयरनेस पे डिपेंड है, हमारे रिन्यूएबल ऑन और आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड थे, है ना। फिर आपके पोटेंशियल पैटर्न्स ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, बैलेंस रिक्वायरमेंट, इस तरीके से ये इसके पॉइंट्स भी इसमें बेस्ड थे। ठीक है, जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो आपका अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड है, अवेयरनेस और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए सेकंड में आपका दिया है जी इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, थर्ड में आपका दिया है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी भी आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो उसका मीनिंग है कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ी हुई है, मतलब उसको भी रिफ़र करते हैं, क्योंकि सब हमारे जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में आए वो सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी, सिंपल सी बात है। जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं वो ही हमें स्टडी करनी है, वही इसका स्कोप है। तो जब जो हम उसकी स्टडी करते हैं तो वही उसका स्कोप बन जाता है। ठीक है, जब तक मतलब जो हमारी स्टडी होती है क्या होता है, हम अवेयर होते हैं, काफ़ी चीज़ों को हम जानने लगते हैं, अंडरस्टूड होने लगते हैं। फिर जब अंडरस्टूड होने लगते हैं तो हम उसके साथ साथ जो नेचुरल फिनोमेना रहती है हम उसको भी जानने लग जाते हैं। जब हम उसको जानेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, या मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बिल्डअप करता है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है। ये देखिए जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अभी तक जाना है, तो मेरे को यही लगता है कि हमारे जो नॉलेज है उसको बिल्डअप करता है। तो नॉलेज के यदि बिल्डअप करना है तो सबसे अच्छा है कि इन्वायरमेंट के बारे में यदि हम पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
दिस इज़ अ नॉट फॉर ओनली अ बी एड कम्प्लीटेशन कोर्स, कि बी एड कम्प्लीट मतलब बी एड कम्प्लीट करने के लिए बस नहीं, ये हम नेचुरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आसपास देखते हैं जो भी हमें नेचुरल फिनोमिना होती है, तो हम डेली की फिनोमिना जो हम देख रहे हैं तो हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या हम जो हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं कम से कम हम इतना तो जान सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब एक अल्टरनेटिव जो रिस्पॉन्स होता है तो इवैल्यूएट करता है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ अब कौन कौन से हैं या कौन कौन से आएंगे, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, जानने लग जाते हैं। तो जब जानने लगेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो हमारा स्कोप है वो बन जाएगा, ठीक है। जब स्कोप बनेगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स बनेगा, जब ऑब्जेक्टिव्स बनेगा तो हमारा कंसेप्ट जो है ऑलरेडी इसके लिए क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ऑलरेडी हम उसका कंसेप्ट जो है समझने लगेंगे। जब हम कंसेप्ट समझते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ IMP पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहले के यदि आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं तो उसमें से भी शायद आप लोगों ने कुछ नोट किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जरूर नोट कर लीजिए, भले आंसर नोट करें ना करें, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। शायद ही कोई क्वेश्चन फंस जाए, 4 क्वेश्चन भी फंसते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन भी फंसता है, तो आपके नोट्स लिखे रहेंगे तो आप प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। नहीं तो बाकी जो आपके अपने सोर्सेस हैं आप उससे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए पिछले वीडियो में भी बताया था, इसको भी मैंने बताया हुआ है इम्पॉर्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। कि देखिए सबसे पहली बात ये कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है, स्टडी इज़ द बेस्ड ऑन अपॉन कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज़ ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल सिस्टम। इसका जो एम है, इसका जो एजेंडा है, वो सिटीज़न को कम्पिटेट करना बताता है कि जो साइंटिफिकली जो वर्क होता है ना, आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप उसको प्रैक्टिकम सिचुएशन में आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो द सिटीज़न मतलब कि वी आर, है ना, वी हैव टू रिक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, सो लाइक aquatic, terrestrial and atmospheric system and their interaction, so with the biosphere and एंडोस्फियर, ठीक है, एनोस्फियर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर इम्पोर्टेंस आपको जाननी है तो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसमें पिछले बार वीडियो मैंने कुछ अलग आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट बताए थे, और इस वाले मेरे वीडियो में कुछ और नए वाले पॉइंट हैं, तो उसके भी 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं और इसके भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो दोनों मिला के मैंने आपको टोटल 10 पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। ये वाले मैंने बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, उसको मैंने ऐड किया है, ठीक है, कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नीडेड टू सेव द बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज आपका एक्सटेंशन, ठीक है। एंड सेकेंड इज अर्बन एरिया द कपल विद इंडस्ट्रीज इज द मेजर रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, अलग अलग क्षेत्रीकरण में किस प्रकार से ये अपना अपना महत्व बताता है या अपना महत्व रखता है। द नंबर ऑफ एरिया, कि ऐसे एरिया जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है तो शुड बी इंक्रीज दैट द वाइल्ड लाइफ इज द प्रोटेक्टेड एट लीस्ट, सो दीज साइड्स, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जो वाइल्ड लाइफ कैटेगरी है उसको भी हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसको प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से देंगे, ठीक है। फोर्थ इसमें है कि आपकी एनवायरनमेंट की जो प्रिपेयर एक्टिविटीज़ होती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने रिपीट किया है, बताया हुआ है, और इसमें भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या हैं आपकी रिपीटेड भी हैं, लेकिन क्या है उनका जो जुड़ने का जो तरीका है वो आपका अलग है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहले के 5 पॉइंट में जो प्रीवियस 5 पॉइंट्स हैं वो भी बता दें, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड है नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट इन द अर्थ इज लिमिटेड। थर्ड था उसमें द मैथड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर एडवांस्ड। एंड फोर्थ था द रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड and there is an no foresighted for leaving the resources to future generation, ओके। तो इसमें कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स आप उसके ले सकते हैं, 5 पॉइंट्स इसके ले सकते हैं, 10 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के कम मार्क्स आपका आएगा तो आप पूरे 10 पॉइंट्स बस लिख दीजिएगा। यदि मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो आप सबको अपने शब्दों में अपने अकॉर्डिंग आप ब्रीफ कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब उसको अपने शब्दों में समझा दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके ऑन लैंग्वेज का एग्ज़ाम में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये है आपका 5th क्वेश्चन।
नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंसेप्ट जो है इसमें अभी हम पहली बार अभी इस वीडियो में बता रहे हैं और साथ साथ में ये एमपी क्वेश्चन भी है, ठीक है। कि सबसे ये कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का अभी उस दिन भी देखा अभी अपन ने कि इकोसिस्टम का सारी चीज़ें हैं क्वेश्चंस में, मतलब जो सिलेबस हैं, कंसेप्ट भी है, डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स है, फीचर्स है, फंक्शंस हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ फंक्शंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ों को मैं डील कर रही हूँ, तो आप लोग कुछ चीज़ों को अपने वे में आप लोग कर सकते हैं। इकोलॉजी पहले क्या है? इकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ईच अदर। तो ecology can be approached from the viewpoints. First is the environment, the demands it places on the organism in it. Secondary, organism and how they adapt to their environment condition। ठीक है, कि जो आपका इकोलॉजी जो सिस्टम है ये क्या करता है? साइंस को डील करता है, और उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस प्रकार से, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिजिकल एनवायरनमेंट का किस प्रकार से रिलेशनशिप है, आपका इकोलॉजिकल सिस्टम वो बताता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जब वो बताता है तो इकोलॉजी क्या करती है? उस चीज़ को अप्रोच करती है, ठीक है। इकोलॉजी यही है कि जो कि साइंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो साइंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट को यदि अप्रोच कर रही है, किसी प्रकार से बता रही है, और किस प्रकार से बता रही है? 2 टाइप से बता रही है। फर्स्ट, द एनवायरनमेंट एंड डिमांड्स स्पेसेस और ऑर्गेनिज्म के बेसिस में, और ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मतलब उनका पूरा लाइफ साइकिल, उनका किस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका होता है इकोसिस्टम का कि कंसेप्ट ये कि वो किस प्रकार से, क्योंकि एक इकोसिस्टम होता है दी कंसिस्ट ऑफ द असेंबली ऑफ द म्यूचुअली इंटरेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, सो इन विच मटेरियल्स आर द इंटरचेंज्ड in a largely recycle manner. So an ecosystem has a physical, chemical and biological components along with energy resources and their pathways of energy and materials interchanges, ठीक है। तो वो कितने प्रकार से मटेरियल्स का, मतलब जो चेंजेस का जो कैटेगरीज है वो किस प्रकार से होगी वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ऑलरेडी उसकी 4 कैटेगरीज हैं। चलिए कंसेप्ट के बाद हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये देखिए, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि एन इकोसिस्टम हैज़ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। जब इसमें फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो, और उनके एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, उनका पाथवेज ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब वो किस प्रकार से सारी चीज़ों का जो मतलब जो सर्वाइव है वो कैसे करते हैं, उनका अडेप्टेशन क्या है, सारी चीज़ों को पर्टिकुलर उनका मतलब देखा जाए तो उनका हैबिटेट सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को बताने के लिए ही इकोसिस्टम का यूज़ होता है। तो इसलिए इकोसिस्टम में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारे कंपोनेंट्स आते हैं, और आपके सारे ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो उसको किस प्रकार से हैबिटेट होते हैं, तो वो उसके आपके 4 कैटेगरीज से होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था आपको, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर, ओशियन मैरिन एनवायरनमेंट और ओशियन रीजन। मतलब यहाँ आपको जितने भी ये जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज बताई हुई हैं, इसमें आपको ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पूरे आपके हैबिटेट सिचुएशन सिस्टम आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से इनका मतलब कि ये अडेप्टेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें कि टेरेस्ट्रियल में जैसे आपके ग्रासलैंड है, आपके फॉरेस्ट है, ये आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। डिजर्ट आ जाएगा। फ्रेश वाटर में आपके क्या क्या आ जाएंगे कि जो उनका डिविडेशन सेक्शन है वो भी आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा ओशियन मैरिन एनवायरनमेंट एंड ओशियन रीजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी 2 टाइप की होती है। एक होती है इकोसिस्टम इकोलॉजी और सेकेंडरी होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी ये 2 टाइप की आपकी इकोलॉजी भी हो कि इकोलॉजी कितने टाइप की होती है। इकोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, इकोसिस्टम इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी मतलब विच व्यूज अ इकोसिस्टम एज अ लार्ज यूनिट्स, एंड द पॉपुलेशन इकोलॉजी की विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ecosystem behavior from the
प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है ना, ये हो गया आपके 2 टाइप्स की आपकी इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन और है कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी है। ये एक डायग्राम है, डायग्राम को आप देख सकते हैं, जो ये मतलब इसको लेवल का थोड़ा सा डायग्राम है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब अपने अकॉर्डिंग अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं कि जैसे अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अबायोटिक के आपके 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, बायोटिक के 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं। बायोटिक तो मतलब है कि अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी जानते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सैप्रोट्रॉप्स अपन ने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, बायोटिक में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी आपके कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, अडैप्टिव फैक्टर्स में आपके सॉइल, पीएच वैल्यूज एंड मिनरल्स एंड टॉपोग्राफी आती है। क्लाइमेट वेक्टर में अपन जानते हैं कि रेन आता है, लाइट आता है, विंड आता है, टेम्परेचर आता है। जैसा नॉर्मल वे में कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। फिर इसके आप देखते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन, कि किस प्रकार से वो कार्य करता है और उसकी किस प्रकार से कितनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए, यदि आप ऑनलाइन ही हैं तो प्लीज़ सारी चीज़ों को वो कंप्लीट भी करते जाइए, लिखते जाइए। मैं बार बार बोल रही, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट्स तो बढ़ गई हैं, तो अब तो और फ्रीली लिख सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, 10 तारीख से एग्ज़ाम होने हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। और प्लीज़ नीचे जो विंडो चलती है आप उसमें चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, Q&A एक दूसरे से भी कर सकते हैं। प्लीज़ बात करेंगे तो इससे ये मेरे को ये समझ में आएगा कि कितने लोग मेरे से जुड़े हैं, क्योंकि मेरे को फिर तो समझ में नहीं आता है कि कितने लोग मेरे से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये एक तरीके की ग्रुप स्टडी है। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ शेयरिंग माई ओपिनियन, माई व्यूज़ इन द माई स्टडी विथ यू। ओके, दिस अ पीयर ट्यूटोरिंग। ठीक है, तो जो पीयर ट्यूटोरिंग है वही है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन, कि पहले तो ये इकोसिस्टम फंक्शन क्या है। इकोसिस्टम फंक्शन आर सबसेट ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल पूरी प्रोसेस हो गई, कोई जो अपने पूरी प्रोसेस जो कम्प्लीटली पढ़ी वो इसमें ऐड हो जाएगी। इकोसिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा ऐड हो जाएगा, और उसके बाद फंक्शंस की मतलब किस प्रकार से कोई चीज़ फंक्शन करती है, किस प्रकार से वो कार्य करती है और उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के एक अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, सो टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम द सब ऑफ विच इज़ द पार्ट। ठीक है, जो टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम होता है दिस इज़ अ सब सिस्टम अ पार्ट ऑफ दैट, है ना। सो देयर आर द 4 प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन। तो कौन कौन से फंक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस है वो क्या होता है, दिस ग्रुप ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल एंड सेमी नेचुरल इकोसिस्टम to regulate essential ecological process and life. So life support and system to draw a geochemical cycle and बायोस्फेरिक प्रोसेस। क्योंकि इस ग्रुप में क्या होता है, जो नेचुरल और जो सेमी नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो इसमें रेगुलेट करता है। जो रेगुलेटरी फंक्शन में 2 सिस्टम आपके इसमें रेगुलेट करते हैं। कैसे, ग्रुप्स ऑफ फंक्शन कि मतलब कैसे करेगा, फर्स्ट है नेचुरल और सेकेंड है सेमी नेचुरल इकोसिस्टम, दोनों चीज़ें रेगुलेट होती हैं। ठीक है, किस किस का सपोर्ट मिलता है इसमें, जियो केमिकल साइकिल का एंड बायोस्फेरिक प्रोसेस का। ठीक है, सेकेंड है आपका हैबिटेट फंक्शन। हैबिटेट फंक्शन में क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड द रिफ्यूज आ रिप्रोडक्शन हैबिटेट टू wild plants and the animals, and thereby contribute to the conservation of biological and genetic diversity and the evolutionary process. So habitat में कि habitat function कि जो है कि ऐसा फंक्शन जो कि उस चीज़ में मतलब परिपूर्णता से उस चीज़ को जानने लगा, वही कार्य करने लगा है। ठीक है, तो कैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम में जो सिस्टम होते हैं वो रिप्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्ट कौन कौन से, वैसे वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन उस चीज़ का भी इसमें बताया गया कि कंजर्वेशन भी होता है, मतलब बचत भी होती है, कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं उस चीज़ को। फिर है जेनेटिक डाइवर्सिटी,
कि जेनेटिक डाइवर्सिटी तो रहेगी कि ज़रूरी तो नहीं होता है कि सबके जीन्स एक से हों, बिल्कुल भी नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, कैटेगरी सबकी अलग होती है। इसलिए जो हैबिटेट फंक्शन होता है हर प्रकार के जो वेरियस टाइप की जो कैटेगरीज होती है उसको रिवील करता है, ठीक है। फिर एट हेड प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में कि फोटोसिंथेसिस और जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसमें आपके आते हैं कि तो अगर देखा जाए तो इसमें कन्वर्टली कि कार्बन डाइऑक्साइड water of nutrients so into a wide variety of carbohydrate structures so which are that the use of secondary producers and to create an even longer variety of living दी बायोमास, ठीक है। तो बायोमास की पूरी कैटेगरीज आपकी आ गई। तो बायोमास की कैटेगरी के लिए फोटोसिंथेसिस और मतलब आपके एटोटॉप्स और जो उसकी किस प्रकार से उनका मतलब जो पूरी एनर्जी जो फूड के लिए जो एनर्जी उनकी पूरी रिलीज़ हो रही है वो सारी चीज़ों को बताना है और उनके सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए पूरा बताना है। फिर आपकी फोर्थ है इंफॉर्मेशन functions. Information functions since most of human evaluation took a place within the context of an under domesticated habitat natural ecosystem contribute the maintenance of the human health by providing opportunities for a reflection. So there have a spiritual enrichment, cognitive development, रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इन्फॉर्मेशन में आपको ह्यूमन इवैल्यूएशन कि ह्यूमन इवैल्यूएशन किस प्रकार से हो रहा है, वो भी इकोलॉजिकल सिस्टम का ही पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसको चीज़ों को बताया गया। सो अनडोमेस्टिकेटेड हैबिटेशंस होते ही है, ठीक है। एक टेंटेटिव वे में भी होता है, एक टैन्यूअर होता है ह्यूमन हेल्थ का, ठीक है, वो चीज़ों को बताना। तो इसमें किस प्रकार से जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। पहला हो गया स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, सेकंड है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है आपका रिक्रिएशन एंड फोर्थ है आपका एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये है आपके सारे मतलब अभी सारे नहीं हैं, केवल आपके 7 क्वेश्चंस और उसके क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा ब्रीफ भी किया है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं सोची कि उसको टाइप भी कर देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को कुछ मैटर भी मिल जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो काफ़ी मैटर मिल जाएगा, हिंदी मीडियम के हैं तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था मैं कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स और सर्वे मेथड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अपन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल लेवल में तो अपन ने किए हुए हैं, जैसे कि पहला प्रोजेक्ट है क्योंकि एज अ टीचर मैंने अपने स्कूल के बच्चों को भी मैं देती रहती हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मेक अ सर्वे ऑफ योर एरिया एंड डॉक्यूमेंट ऑल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट या सर्वे का एक डॉक्यूमेंट रेडी करें विद फोटोग्राफ कि जो आपके एरिया में जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रही हैं तो उनकी फ़ोटो खींच के और उनके बारे में डिस्कशन जैसे डिस्कशन करते हैं ना अपन, तो उसी प्रकार से फ़ोटो को पेस्ट कर करके उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। एक सर्वे प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। सेकेंड प्रोजेक्ट है कि जैसे कि जो अपन ने मतलब देखा जाता है कि कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 5 हाई स्कूल। बाकी तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कि अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कभी ना कभी कोई चीज़ें काम पे आती हैं, ठीक है। कि कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 5 हाई स्कूल्स एंड डिस्क्राइब दी स्टेप्स टू बी टेकन टू एनहेंस द एनवायरनमेंट एंड मेक अ इंस्टीट्यूशन आपके स्वच्छ, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसा भी सर्वे तैयार कर सकते हैं कोई भी अपन 5 हाई स्कूल को मतलब फोकस करके उनसे अपन एनवायरमेंटल की कुछ ऐसे स्टेप्स रेडी करें उनके साथ मिलके, और एनवायरनमेंट को किस प्रकार से एनहेंस करना है, किस प्रकार से सारी चीज़ों को कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हमें अलग करना है। तो मतलब कि सारी चीज़ों को अब तो एक रेवोल्यूशनरी भी चेंज आएगा, लेकिन अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब पॉसिबल होगा कि गवर्नमेंट स्कूल मोस्टली देखा है तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे निकालती है। यदि आप लोगों ने देखा हो कभी कभी गवर्नमेंट इस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ प्रोजेक्ट निकालती है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा है तो जब प्रोजेक्ट होता है तो ज़्यादा उतने बेसिस में नहीं होता, लेकिन कुछ स्कूलों में होता है। तो कुछ स्कूल इसको काफ़ी मतलब फोकस करते हैं इस चीज़ में और काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। थर्ड है ऑर्गेनाइज अ रैली इन द स्कूल, ठीक है, रैली वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो मतलब ये एक वैसा है, ये एक तरीके से मतलब जैसे जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है,
ठीक है। 5 जून को भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी बनने वाला है, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में आपने क्या किया, आपने क्या किया, या फिर आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यह भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो स्कूल के बच्चों को भी साथ देने के साथ साथ अपन भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आपके मतलब इन फ्यूचर यदि आपको किसी का प्रोजेक्ट देना हो या आपको खुद कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो, तो इस चीज़ों को आप रख सकते हैं। यदि अपन के कॉलेज में ही कुछ ऐसा होता है तो अपन उस चीज़ों को रख सकते हैं, है ना। क्योंकि पार्टिसिपेशन कॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो अपन उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप बने हुए हैं, चैट में रिप्लाई करते रहिए और मेरे साथ देखते रहिए कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यदि कुछ आपके काम के हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं डाल सकती हूँ एक दो वीडियो, तो आप लोग को शेयर जरूर करूँगी। चलिए, नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।